Well, students, today I'm going to revise chapter ruling the country side of history. Ruling the countryside. So in this chapter, you will read about different policies followed by the British, economic policies followed by the British, land settlements made by the British. So first of all, you should learn on 12th August 1765, Mughal Emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. Mughal Emperor ने 1765, 12th August 1765, you have to learn this date, 12th August 1765, after the Battle of Buxar. 1764 में कौन सी बैटल हुई थी? 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, 1765 ब्रिटिश गोट दीवानी राइट. ठीक है, फर्स्ट बैटल 1757, ये फर्स्ट बैटल थी ब्रिटिश की एंड ब्रिटिश वॉन इट. ये सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल था और ब्रिटिश में हुई थी. फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, British won it, and after this battle British got Diwani right from the Mughal Emperor in 1765. 12th August 1765 को ब्रिटिश को क्या मिला? Diwani right. They got Diwani right of the Bengal. Bengal in those days was the richest province, and by the Diwani right British got right to collect revenue from the richest province of Bengal. ब्रिटिश बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे. Earlier, as British had trade relations, British came as trader in India, but they became ruler. So British had trade relations with India, and they had to pay in gold and silver coins. But when they got Diwani right मिलने से British could collect revenue from the Bengal, and they spent that money on Indian trade, on the fortification, or on their troops, or on trade. They bought many things from India, whichever things they required, they bought those things from India and carried to Britain. In this way, they earned huge profits. India का पैसा ही India पे लगाया, means revenue collected, and revenue became the main source of income of the British. अब उन्हें दीवानी राइट मिल गया और इससे ब्रिटिश जो थे उनका कह लो कि जो लालच था वो बढ़ता चला गया. No, they wanted to increase their income. Revenue was the main source of their income. They wanted to bring more and more land under cultivation because they know it very well that when land came under cultivation, they could collect revenue from that land. क्योंकि barren land से यहाँ उन एरिया से तो रेवेन्यू ले ही नहीं पाते थे जहाँ पे क्रॉप्स नहीं होती थी. तो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू ब्रिंग मोर एंड मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन. वैसे भी ब्रिटिश इसे साइन ऑफ प्रोग्रेस मानते थे. लैंड अंडर कल्टीवेशन दे कंसीडर्ड एज द साइन ऑफ प्रोग्रेस. तो वो ज्यादा से ज्यादा लैंड अंडर कल्टीवेशन लेके आए. अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश ने न्यू पॉलिसीज सेटअप की. फर्स्ट वो लेके आए परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. 1 मार्क क्वेश्चंस एंड यू शुड आल्सो नो अबाउट इट. अगर आपको ये डिटेल में भी आ जाए तो यू शुड नो द पॉइंट्स. परमानेंट सेटलमेंट, यू नो इट वेरी वेल. 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस किया. परमानेंट सेटलमेंट का ईयर पता होना चाहिए. 1793 by Lord Cornwallis. It was introduced by Lord Cornwallis. नाम से ही क्लियर हो रहा है. परमानेंट मीन्स रेवेन्यू जो था ना दैट वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. रेवेन्यू गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया एंड इन फ्यूचर इट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड. गवर्नमेंट फिक्स द रेवेन्यू रेट एंड दे आल्सो मेड इट क्लियर दैट इन फ्यूचर दिस रेवेन्यू वुड नॉट बी इंक्रीज्ड. ऐसे ही रहेगा, इसको इंक्रीज नहीं किया जाएगा. एंड हियर दे अपॉइंटेड जमींदार्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू. लोकल जमींदार्स वर गिवन राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स.
अब परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. बाय दिस, अब इसमें किया क्या ब्रिटिश ने, दे फिक्स द अमाउंट रेट ऑफ रेवेन्यू एंड दे आल्सो मेड इट क्लियर दैट इन फ्यूचर दे वुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू, क्योंकि उन्होंने परमानेंट कर दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने एक बात और किया कि जमींदार को कहा कि दे वुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स एंड देन डिपॉजिट द सेम अमाउंट इन द ब्रिटिश ट्रेजरी। उन्होंने कहा कि जमींदार कलेक्ट करेंगे और फिर बाद में उसे ब्रिटिश के जो ट्रेजरी है उसमें उसे डिपॉजिट कर देंगे। तो जमींदार वर गिवन राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। अब इसमें प्रॉब्लम आई, बिकॉज ब्रिटिश इन दिस सिस्टम ब्रिटिश फिक्स द रेट ऑफ रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, जमींदार जो थे ना, इफ दे कलेक्टेड मोर रेवेन्यू, अब जमींदार ने क्या किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, फोर्स देम टू पे मोर रेवेन्यू। मींस इसमें वर्स्ट सफरर पीजेंट्स हुए, जमींदार के लालच बढ़ गए, दे फोर्स पीजेंट्स टू पे मोर एंड मोर रेवेन्यू एंड दे डिपॉजिटेड द फिक्स्ड अमाउंट इन द ब्रिटिश ट्रेजरी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता था जमींदार केप्ट विद देम। तो इसमें ज्यादा फायदे किसको हुए, जमींदार को। कंपनी ने तो फिक्स्ड अमाउंट लेना था, चाहे जमींदार 2 लाख कलेक्ट करे, एंड अगर कंपनी ने 1 लाख बोला तो जमींदार हैड टू डिपॉजिट 1 लाख टू द कंपनी, बाकी का उसकी पॉकेट में जाता था। तो वर्स्ट सफरर कौन हुए, पीजेंट्स, बिकॉज जमींदार का लालच बढ़ गया एंड दे कंपेल्ड पीजेंट्स टू पे मोर रेवेन्यू। उन्होंने जमींदार से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को फिक्स्ड अमाउंट देना शुरू कर दिया। तो इस वजह से अगर कई बार, हाँ कई बार जमींदार को लॉस भी होते थे, अगर जमींदार फेल टू कलेक्ट द फिक्स्ड अमाउंट, अगर कई बार वो नहीं भी कलेक्ट कर पाते थे ड्यू टू क्रॉप फेलियर या ड्यू टू बैड हार्वेस्ट, कुछ भी, इफ दे वर फेल टू कलेक्ट द रेवेन्यू देन दे हैड टू, जमींदार को तो वो पैसे रेट देना ही था, देन दे हैड टू मॉर्गेज देयर प्रॉपर्टी। तो जमींदार को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के कंपनी को वो फिक्स्ड अमाउंट देना ही था, ठीक है। कंपनी की एक परमानेंट इनकम बन गई थी इससे, कंपनी की परमानेंट इनकम बन चुकी थी थ्रू दिस सेटलमेंट। उनको पता था कि हमें साल के बाद इतना पैसा आना ही आना, ठीक है। अगर जमींदार नहीं दे पाते थे तो जमींदार को अपना कैसे भी करके लैंड गिरवी रख के पेमेंट करनी पड़ती थी। वैसे तो इस सिस्टम में जमींदार ने पीजेंट्स को फोर्स किया टू पे मोर रेवेन्यू। अब इसके बाद ब्रिटिश ने नया सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, महल ब्रिटिश के अकॉर्डिंग क्या है, इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो उनके ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स थे ना, महल इज अ रेवेन्यू एस्टेट। इन ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स महल का मतलब क्या है, रेवेन्यू एस्टेट। महल मीन्स रेवेन्यू एस्टेट। अब विच मे बी अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज। ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड में महल का मीनिंग क्या है, रेवेन्यू स्टेट। ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड में महल मीन्स रेवेन्यू एस्टेट, मे बी विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, चाहे वो विलेज होते थे चाहे ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। आप कहोगे कौन से एरिया, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी, एन इंग्लिशमैन कॉल्ड होल्ट मैकेंजी, इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम दैट केम इनटू पावर इन 1822। ये 1793 है। तो अब आया महलवाड़ी सिस्टम 1822 में, होल्ट मैकेंजी लेके आया। कौन से एरिया में लेके आया, उत्तर प्रदेश वाली साइड, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाली साइड एक नया सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। महल का मीनिंग पता होना चाहिए। ब्रिटिश के रेवेन्यू रिकॉर्ड में महल किसको बोला गया, रेवेन्यू एस्टेट, मे बी विलेज और मे बी द ग्रुप ऑफ विलेजेस। अब उत्तर प्रदेश में होल्ट मैकेंजी ने 1822 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज महलवाड़ी सिस्टम। अब इसमें उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने इसमें रेवेन्यू रेट जो था, सबसे पहले तो उन्होंने कलेक्टर्स जो होते थे ना, रेवेन्यू कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, मेजरमेंट करते थे लैंड की। रेवेन्यू कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड मेजर द लैंड।
परमानेंट सेटलमेंट में कोई लैंड मेजरमेंट नहीं होती थी। अब ब्रिटिश लैंड को मेजर करते थे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया, मेजरमेंट करवाई लैंड की, एंड देन फिर उन्होंने बाद में जाके रेवेन्यू फिक्स किया। अब इस वजह से उन्होंने साथ में कहा कि ये जो रेवेन्यू है इट वुड बी इंक्रीज इन फ्यूचर। उन्होंने कहा फ्यूचर में ये रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट में उन्होंने कहा था वुड नेवर इंक्रीज, बट अब ब्रिटिश को हो गया कि अब ये रेवेन्यू फ्यूचर में रिवाइज हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन फ्यूचर दे वुड रिवाइज द रेट ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने कहा फ्यूचर में वो रेट ऑफ रेवेन्यू रिवाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मेजरमेंट नहीं होती थी लैंड की, उधर उन्होंने मेजरमेंट भी करवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज डन एंड देन रेवेन्यू वाज फिक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अब उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया कि कितनी लैंड है, लैंड के अकॉर्डिंग इतना रेवेन्यू बनता है इस एरिया का। देन दे फिक्स द रेवेन्यू एंड दे साथ में एक बात और बोली, इन फ्यूचर दे वुड इंक्रीज द रेवेन्यू। फ्यूचर में से दोबारा इंक्रीज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश ने अब जो ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था ना जमींदार से छीन लिया। इधर जमींदार कलेक्ट रेवेन्यू, महलवाड़ी सिस्टम में आप कहोगे विलेज हेडमैन वाज गिवन राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। विलेज हेडमैन को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट दिया। अब मैं बोलूँ परमानेंट एंड महलवाड़ी को डिफ्रेंशिएट करो। इधर आप कहोगे इंट्रोड्यूस बाय कॉर्नवालिस इन 1793, उधर आप कहोगे होल्ट मैकेंजी इन 1822। इधर आप कहोगे कि बंगाल वाली साइड इंट्रोड्यूस हुआ, उधर आप कहोगे उत्तर प्रदेश वाली साइड इंट्रोड्यूस हुआ। इधर आप कहोगे रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड, उधर आप कहोगे रेवेन्यू रेट वाज नॉट फिक्स्ड, इट वुड बी ब्रिटिश डिसाइडेड दैट दे वुड रिवाइज द रेट इन फ्यूचर। इधर आप कहोगे जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू, उधर आप कहोगे विलेज हेडमैन कलेक्टेड रेवेन्यू। इधर आप कहोगे मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज नॉट डन, उधर आप कहोगे मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज डन बिफोर फिक्सिंग द रेट ऑफ रेवेन्यू। तो इस वजह से आपके 5 पॉइंट्स बड़े आराम से बन जाने हैं। परमानेंट एंड महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी परमानेंट सेटलमेंट में आप कहोगे इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। महलवाड़ी में आप कहोगे इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड आप कहोगे होल्ट मैकेंजी, कौन से ईयर में 1822। इधर आप कहोगे नो मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज डन, उधर आप कहोगे मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज डन। इधर आप कहोगे रेवेन्यू रेट वाज फिक्स्ड, उधर आप कहोगे इट वुड बी रिवाइज्ड इन फ्यूचर, क्योंकि ब्रिटिश ने यही कहा था। इधर आप कहोगे कि इट वाज कलेक्टेड बाय रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय विलेज और सॉरी जमींदार, उधर आप कहोगे रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन। इधर आप कहोगे इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल, इधर आप कहोगे इंट्रोड्यूस्ड इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाली स्टेट की तरफ उन्होंने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? महलवाड़ी सिस्टम। अब ये समझ आई महलवाड़ी एंड परमानेंट को अगर डिफरेंशिएट आ जाए तो यू कैन फ्रेम योर ओन पॉइंट्स। नो नीड टू क्रैम, आपको दोनों आते हैं तो यू कैन फ्रेम योर ओन पॉइंट्स। योर जिसने इंट्रोड्यूस किया एरिया बताओ, रेवेन्यू रेट बताओ, लैंड असेसमेंट के बारे में बताओ, ठीक है, कैसे इसे फ्यूचर में इंक्रीज नहीं होना था उसको फ्यूचर में उन्होंने कहा कि हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब आया मुनरो सिस्टम, थर्ड नंबर मुनरो सिस्टम। अब इसमें क्या किया ब्रिटिश टेरिटरीज इन साउथ इंडिया में ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश ने। साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी, इसको मुनरो को रैयतवाड़ी सिस्टम भी कहा गया। मुनरो सिस्टम इज आल्सो नोन एज रैयतवाड़ी सिस्टम। अब इसे सबसे पहले इट वाज ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड एंड देन फिर इसे इंट्रोड्यूस किया था उन एरियाज में जो टीपू सुल्तान के अंडर थी। तो जब ब्रिटिश के पास वो एरियाज आ गए आफ्टर अनेक्सिंग दोज एरियाज व्हिच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ टीपू सुल्तान, थॉमस मुनरो ने वहां पे मुनरो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया विद थॉमस अलेक्जेंडर रीड। अगर आपको मुनरो सिस्टम के बारे में पूछा जाता है तो आपने कहना साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ, इधर बंगाल है वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये साउथ इंडिया हो गया। साउथ इंडिया में अलेक्जेंडर रीड ने एक नया सिस्टम सेटअप किया दैट इज नोन एज मुनरो सिस्टम, क्योंकि इसे मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया था इन द एरियाज विच द ब्रिटिश अनेक्स फ्रॉम टीपू सुल्तान। जो एरिया ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान से जीते थे उन एरियाज में उन्होंने एक नया सिस्टम सेटअप किया दैट इज नोन एज मुनरो सिस्टम। क्योंकि वो थॉमस मुनरो के नाम से था तो इसलिए इसको कहा गया मुनरो सिस्टम, ठीक है। रीड एंड मुनरो को अब क्या लिखा कि इन साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार्स, द सेटलमेंट दे आर्ग्यूड हैड टू बी मेड डायरेक्टली। अब इन्होंने पता क्या किया, इनको लगा कि हम जमींदार को भी निकाल देते हैं बीच में,
इन्होंने कहा सीधा कल्टीवेटर्स को साथ लेके आओ, इन्होंने कहा कल्टीवेटर्स को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अब इन्होंने सीधी सेटलमेंट कल्टीवेटर के साथ कर ली, डायरेक्ट जो इन्होंने अपनी बातचीत की ना, दैट वाज विद कल्टीवेटर, रैयत के साथ, हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस। तो कल्टीवेटर्स को बोला कि वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करें और सीधा डिपॉजिट करें, क्योंकि उनको था कि कल्टीवेटर्स कितने सालों से उसी लैंड पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, टिल्ड द लैंड फ्रॉम जनरेशंस। तो उन्होंने कल्टीवेटर को राइट दिए टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। तो इस वे से इन्होंने मुनरो सिस्टम में चेंजेस आए। फर्स्ट इज, अब तीनों में फर्क क्या है, बंगाल, वो उत्तर प्रदेश, वो साउथ इंडिया। कौन लेके आया, कॉर्नवालिस, होल्ट मैकेंजी, वो कौन लेके आया, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। एक मिनट, परमानेंट है ये मुनरो, तीनों को देखो कैसे आप डिफरेंट करते हो, परमानेंट, मुनरो, एंड थर्ड इज इधर पहले महलवाड़ी लिखते हैं, महलवाड़ी, देन मुनरो, तीनों को, or to learn these three, permanent, महलवाड़ी and मुनरो, or to learn. तो फर्स्ट आप बता दोगे परमानेंट में, इधर आप बताओगे इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, महलवाड़ी में आप बताओगे इंट्रोड्यूस बाय होल्ट मैकेंजी in 1822. इधर आप कहोगे थॉमस मुनरो introduced this system in the areas, in the territories which British annexed from Tipu Sultan in South India. With फिर अलेक्जेंडर रीड ने से साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया था बाद में। इधर आप कहोगे रेट ऑफ रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, उधर आप कहोगे रेवेन्यू रेट वाज नॉट फिक्स्ड। इधर आप कहोगे परमानेंट में जमींदार कलेक्ट करते थे, इधर कौन कलेक्ट करता था, विलेज हेडमैन। उधर कल्टीवेटर्स, ब्रिटिश मेड देयर डायरेक्ट लिंक्स विद कल्टीवेटर्स, उन्होंने बीच में हेडमैन जमींदार सबको निकाल दिया। उनको था कि कोई कहीं ना कहीं क्लैशेस होते हैं, हेडमैन विलेज और या फिर जमींदार, उनको था कि क्लैशेस बचने के लिए उन्होंने कहा गिव डायरेक्ट राइट, दे गेव इन दिस डायरेक्ट राइट टू द कल्टीवेटर्स हु टिल्ड द लैंड फ्रॉम द जनरेशंस। उन्होंने कहा जो इतने सालों से लैंड पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं उन्हीं को राइट दिया जाए, दे वुड डिपॉजिट देयर रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने यहाँ पे सीधा कल्टीवेटर से बात की, रैयत से बात की कि वो रेवेन्यू डिपॉजिट करेंगे। इधर जमींदार करते थे, जमींदार करप्ट भी हो रहे थे, यू नो इट वेरी वेल। ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को तो फिक्स अमाउंट ही देना था, लॉस में कंपनी जा रही थी। इधर कंपनी तो एक रेट फिक्स किया था, बाद में वही मिल रहा था, इधर लॉस में कंपनी थी। इधर तो चलो कंपनी ने कहा था कि फ्यूचर में वो इंक्रीज करेगी, इधर विलेज हेडमैन कर रहे थे। इधर मेजरमेंट ऑफ लैंड ही नहीं होती थी, इधर मेजरमेंट होती थी, उधर भी होती थी, बट इधर तो होती नहीं थी। पहले बिगनिंग में ब्रिटिश ने करवाई नहीं मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो इस वजह से आप मुनरो सिस्टम के बारे में भी बताओगे, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। तो दे गेव डायरेक्ट राइट टू कल्टीवेटर्स, किसको राइट दे दिया, कल्टीवेटर्स। अब कल्टीवेटर्स सीधा रेवेन्यू कहाँ डिपॉजिट करते थे, ब्रिटिश को। तो इट मीन्स मुनरो सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आई। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल with the desire to increase the income from land revenue, official fixed too high a revenue demand. अब ब्रिटिश का लालच बढ़ गया, उन्होंने हाई डिमांड रख लिया, अपनी रेवेन्यू रेट बढ़ा दिए। लालच बढ़ गया ना, क्योंकि इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, रेवेन्यू। तो ब्रिटिश ने जैसे जैसे लालच बढ़ता गया उन्होंने रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए। एक तो ये सिस्टम से प्रॉब्लम आई, ब्रिटिश इंक्रीज द रेवेन्यू रेट्स। पीजेंट्स वर अनएबल, अब रेवेन्यू रेट बढ़ेंगे तो पीजेंट्स तो अनएबल ही होंगे पे करने के लिए। पीजेंट्स वर अनएबल टू पे। अब रईस जो थे वो इतना, मुनरो सिस्टम की प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए, पीजेंट्स पे नहीं कर पाए। रईस जो थे वो भाग गए विलेजेस छोड़ के, क्योंकि वो इतना पे नहीं कर पाए ना, उनके रेवेन्यू बढ़ा दिए। ब्रिटिश ने डायरेक्ट कल्टीवेटर्स को बोला था, रईस को बोला था रेवेन्यू डिपॉजिट करो, तो रेवेन्यू रेट इतना बढ़ा दिया कि रईस इतना कर ही नहीं पाए। तो उन्हें अपने विलेजेस, ब्रिटिश के डर से अपने विलेजेस छोड़ के भागना पड़ा। रईस फ्लेड टू कंट्री साइड, दूसरे विलेजेस में भाग गए, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई। रेवेन्यू ऑफिसर्स थॉट दैट दिस पॉलिसी विल मेक द फार्मर्स रिच, बट दिस डिड नॉट हैपन।
उनको लगता था कि इस पॉलिसी से फार्मर्स जो है ना वो रिच हो जाएंगे, मुनरो सिस्टम से फार्मर्स को फायदा हो गया क्योंकि वो खुद ही तो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, कल्टीवेटर्स ही तो कलेक्ट दे रहा था रेवेन्यू, उनको था कि कल्टीवेटर्स को फायदे होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मुनरो सिस्टम उन एरियाज में आया विच ब्रिटिश एनेक्ट फ्रॉम टीपू सुल्तान साउथ इंडिया में, कैप्टन रीड और फिर आप कह सकते हो थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो के नाम याद रखने हैं। फिर आप कहोगे सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, इस इधर सबसे पहले तो कल्टीवेटर्स को ही उन्होंने कहा कि कलेक्ट रेवेन्यू एंड डिपॉजिट। प्रॉब्लम्स क्या आई, ब्रिटिश लालच में रेवेन्यू रेट्स बढ़ा दिए, ब्रिटिश ने क्या किया, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रेवेन्यू एंड कल्टीवेटर्स जो थे, रईयस जो थे, they were unable to collect the revenue, उतना revenue collect ही नहीं कर पाए, so that's why peasants were unable to pay such revenue, reyes had to leave their villages, reyes fled to other villages, दूसरे villages में चले गए, and British were on the view in the system, British were on the view that this system would make peasants rich, उनको था इस सिस्टम से, मुनरो सिस्टम के आने से ब्रिटिश को था peasants rich हो जाएंगे, but this was not happen, वो तो बेचारे घर बार छोड़ के ही भाग गए वहां से, क्योंकि वो उतना रेवेन्यू ही नहीं कलेक्ट कर पाए, उतना दे ही नहीं पाए जितना ब्रिटिश मांग रहे थे, तो ब्रिटिश के डर से, कहीं ना कहीं पनिशमेंट्स के डर से दे फ्लड टू अदर विलेजेस। कहाँ ब्रिटिश सोच रहे थे कि वो लोग रिच हो जाएंगे, कहाँ वो उनको घर बार अपने छोड़ने पड़े, तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं सिस्टम्स में रही हैं। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस क्यों किए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि दीवानी राइट के बाद उनका लालच बढ़ गया था, आए एज ट्रेडर बिकेम रूलर, आए तो ट्रेडर थे इंडिया में, बट क्या बन के बैठ गए, रूलर। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे यहाँ पे इंडियंस को, अब ब्रिटिश को क्रॉप्स चाहिए थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन केम इन ब्रिटेन, ब्रिटिश नीडेड इंडिगो, इंडिगो की क्रॉप ब्रिटेन में नहीं होती थी ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, तो इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश टोटली डिपेंडेंट इंडिया पे थी, वो इंडिगो इंडिया से लेके जाते थे, इंडिगो सबको पता है डाई, नील, जैसे घरों में नील होता है, क्लोथ को डाई करने के लिए लिया जाता था, तो ब्रिटिश को इंडिगो चाहिए था, दैट्स व्हाई दे टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया बिकॉज इंडिया वाज देयर कॉलोनी। ब्रिटिश फोर्स इंडियन पीजेंट्स टू ग्रो इंडिगो, अब इंडियन पीजेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज दे वर फोर्स्ड बाय ब्रिटिश टू ग्रो इंडिगो, इंडियन पीजेंट्स डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो बिकॉज इंडिगो एक कह लो कि आपको ऐसी क्रॉप थी, आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो जो सॉइल थी ना वो इनफर्टाइल हो जाती थी आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो, तो कहीं ना कहीं इंडिगो नीडेड फर्टाइल लैंड टू ग्रो, तो फार्मर्स वर अनएबल टू ग्रो देयर फूड क्रॉप्स ऑन द फर्टाइल लैंड, दे हैड टू ग्रो देयर फूड क्रॉप्स ऑन इंफीरियर लैंड बिकॉज ऑन बेस्ट लैंड दे हैड टू ग्रो इंडिगो, इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, एंड इंडिगो इट वाज अ डेलिकेट प्लांट भी था, नीडेड लॉट्स ऑफ केयर, सारा दिन पीजेंट्स का इंडिगो की केयर में बीत जाता, वो फूड क्रॉप्स की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते थे, एंड इंडियंस जो पीजेंट्स थे दे वर गिवन लेस वेजेस बाय द ब्रिटिश फॉर ग्रोइंग इंडिगो, इंडिगो ग्रो करने के उन्हें बहुत कम वेजेस मिलते थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर हम कहेंगे कि मनी लैंडर्स से उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, तो पीजेंट्स वर बर्डन्ड विद, जो पीजेंट्स थे ना दे वर बर्डन्ड विद दैट, तो उनके ऊपर कर्जे कहीं ना कहीं बढ़ते चले गए, पीजेंट्स वर नॉट इन द फेवर ऑफ ग्रोइंग इंडिगो, नहीं चाहते थे इंडिगो ग्रो करना, तो दैट्स व्हाई दे प्रोटेस्टेड। अभी मैंने बताया व्हाई इंडिगो पीजेंट्स वर नॉट विलिंग टू ग्रो इंडिगो, तो आप जो मर्जी पॉइंट्स बता सकते हो, आप कह सकते हो कि फॉर इंडिगो फर्टाइल लैंड वाज नीडेड, फर्टाइल लैंड चाहिए थी, ठीक है, फिर आप कह सकते हो कि आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो लैंड बिकेम, जो थी सॉइल बिकेम इनफर्टाइल, फिर आप कह सकते थे कि पीजेंट्स हैड टू ग्रो देयर फूड क्रॉप्स ऑन inferior land, whereas on best land they had to grow indigo, and for growing indigo they were given little wages by the British, उनको बहुत कम wages मिलते थे by the British, and many peasants were burdened with debt, उनकी लैंड चली गई, उनके फील्ड्स उनके हाथों से चले गए, they had to mortgage their property, उनकी प्रॉपर्टी गिरवी चली गई क्योंकि वो इंडिगो ग्रो करके उन्हें बहुत लॉस, इट वाज अनप्रॉफिटेबल क्रॉप, आप ये कह सकते हो कि अनप्रॉफिटेबल क्रॉप थी फॉर द इंडियन पीजेंट्स। अब जो चीज अनप्रॉफिटेबल होगी हम उसका व्यापार करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, तो वो क्यों करना चाहेंगे पीजेंट्स ऐसी क्रॉप का व्यापार जो उनके लिए मिजरी लेके आई, इंडिगो ब्रोट मिजरी फॉर इंडियन पीजेंट्स, ठीक है, तो इट वाज अनप्रॉफिटेबल क्रॉप फॉर इंडियंस, सो इंडियन पीजेंट्स डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो। आप कोई भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो, व्हाई इंडियन पीजेंट्स डिडंट वांट टू ग्रो इंडिगो,
तो क्या किया उन्होंने, दे प्रोटेस्टेड। फर्स्ट रिवोल्ट टुक प्लेस इन बंगाल। बंगाल वाली साइड पीजेंट्स ने सबसे पहले रिवोल्ट किए। दे रिफ्यूज टू पे ग्रो इंडिगो। उन्होंने कहा कि वो इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, तो दैट्स वाई दे प्रोटेस्टेड। उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए इन बंगाल साइड। अब जिसे कहा जाता है ब्लू रिबेलियन। ब्लू रिबेलियन मीन्स, आपको पता है ये ब्लू कलर की डाई है, तो ब्लू मीन्स नील को लेके जो प्रोटेस्ट हुए, इस ग्रुप को लेके जो प्रोटेस्ट हुए, उस प्रोटेस्ट का नाम पड़ गया ब्लू रिबेलियन। अब दो तरह से, एक निज कल्टीवेशन है और एक आपकी है, दो रह गए आपके। अब इसको हम कल रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज निज कल्टीवेशन एंड देन रैयत, रैयती। ठीक है, तो इसको हम अभी कल रिवाइज करेंगे।